जो विंस्टन चर्चिल का फुलटन भाषण था, वहाँ से शीत युद्ध का एक तरीके से जन्म होता है वैचारिक रूप से, कि जब विश्व की जो बड़ी शक्तियाँ, दो बड़ी महाशक्तियाँ जिनको हम कह सकते हैं सुपर पावर के बीच में एक विभेदकारी जो है वो बदलाव पैदा हो गया, विचारधारा का द्वंद्व पैदा हो गया, आपस में वो लड़ना एक दूसरे से शुरू कर दिए। और इन लोगों को एक दूसरे से लड़ना है नहीं, एक दूसरे से ये हार्ट वार तो क्रिएट करेंगे नहीं, हथियारों का इस्तेमाल करेंगे नहीं, मारेंगे है नहीं एक दूसरे को, तो केवल एक विचारधारा का फ्लोरिशमेंट शुरू कर दिए कि तुम मेरी विचारधारा को मानो, तुम मेरी विचारधारा को मानो। और इसमें बहुत जो एशिया के तमाम सारे देश या हम अफ्रीका के तमाम सारे देश कह सकते हैं कि उसमें जो है वो लड़ाई का आयाम भी बन गया। इवन आपके बगल में एक देश है जिसको हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, एकदम बगल वाला आपका देश है, ये एक प्रकार का कब्रगाह बना दिया गया, ग्रेवयार्ड। यहाँ पर दोनों शक्तियाँ एक दूसरे से लड़ती हैं। आपने एक ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा। ओसामा बिन लादेन इसी शीत युद्ध की राजनीति की उपज था, अमेरिका ने उसको बनाया। इसमें असल में क्या था कि ये जो पैसा दे दे करके उसको जैसे उसको खड़ा किए थे कि एक बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा था वो। अब ये पाकिस्तान को सर्व करता था अमेरिका, और पाकिस्तान को इतना पैसा वो देते थे कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान की शक्तियों का प्रयोग रसा के विरुद्ध करते, पाकिस्तान को मजबूत तरीके से आदमी अलग अलग संगठन बनाना शुरू किया। तो हमने पहला संगठन का नाम बताया था आपको, नेटो, जो बनाया जो है वो अमेरिका ने अपने अलायंस के साथ मिलकर के, जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित था। जैसे इसमें ये हुआ कि अगर इस संगठन में आप हमारे साथ शामिल हो जाएंगे तो हमारी सेना आपकी और आपकी सेना हमारी, हम आपको सहयोग करेंगे, आप हमारे सहयोग करेंगे। ये नहीं, इनका सिद्धांत ये था वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, मतलब एक व्यक्ति के लिए सब और सब के लिए एक। किसी पे भी हमला एक व्यक्ति पे हमला माना जाएगा और सब पे हमला भी एक व्यक्ति पे हमला माना जाएगा। एक पे हमला सब पे और सब पे हमला एक पे। सब पे मतलब एक है कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत इन लोगों ने दिया। अमेरिका जिन शक्तियों के साथ मिलकर के इकट्ठा हुआ, उनको हम क्लियरली अगर डिफाइन करना चाहें तो उसमें आपका था रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, इधर पोलैंड हो गया, मतलब जितनी ये जो आपकी यूरोपियन शक्तियां थी, पूरा यूरोप एक तरफ, और जर्मनी के हो गए दो डिवीजन। अब सोचिए इन लोगों ने एक ही देश को दो भागों में विभाजित कर दिया। बर्लिन की एक दीवार बनाई गई, पूर्वी जर्मनी पर जो है रसिया का अधिकार, मतलब वहां साम्यवाद का अधिकार। अधिकार का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई कैप्चर कर लिया था, वो विचारधारा किसकी मान रहा था? रसिया की विचारधारा मान रहा था, क्लोज मार्केट इकॉनमी को बढ़ावा दे रहा था। दूसरी तरफ ये लोग जो ये वाले देश थे जिनको हम पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी यूरोप कहते हैं, तो पश्चिमी यूरोप में आपका अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, पश्चिमी जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब एक जो है उदारवादी विचारधारा को फॉलो करने वाले देश थे, जिसमें आपको कनाडा को भी ले सकते हैं। जब ये विश्व दो ध्रुवों में बट गया तो उसी समय एक और ध्रुव का जन्म हुआ जिसको हम जानते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से, गुट निरपेक्ष। ठीक, अच्छा, ये जो राजनीति है कोल्ड वार की, ये शुरू कब से हुई? सन 1945 के बाद, क्योंकि अभी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 के बाद का अध्ययन कर रहे हैं। 1945 के बाद से शुरू हुई, जब इन दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ, बम फेंका गया, बम फेंकने के बाद में जो ये व्यवस्था इन लोगों के बीच में खराब हुई, तो ये जन्म हुआ। उसी समय आपको याद है कि सन 1947 में भारत आजाद हो गया। भारत आजाद हुआ, इधर मिस्र आजाद हुआ, और भी तमाम सारे देश जो है इसमें बीच में आजाद हुए। लीबिया है, और ये आपका जो है मिस्र है, ठीक, मतलब चेकोस्लोवाकिया है, बहुत सारे ऐसे देशों का जो है वो मतलब प्रादुर्भाव हुआ। ठीक, अब देखिए गौरतलब बात क्या है, इन देशों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजिकल विंग को छोड़ दिया, उन्हें किसी आइडियोलॉजिकल विंग को छोड़ ही दिया। उन्होंने कहा हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, हम न इस वाले गुट के साथ रहेंगे न उस वाले गुट के साथ रहेंगे, हम किसी से झगड़े नहीं करेंगे, कहानी खत्म। इसको कहा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको चलाया जो है इधर जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस समय अगर कायदे से देखने की कोशिश की जाए तो विश्व में 3 प्रकार की शक्तियां थी। हालांकि दुनिया ये कहती है कि 2 प्रकार की शक्तियां थी। ये जो तीसरी वाली जो ये बनी थी, जिसको हम नॉन अलाइनमेंट कहते हैं, जो नेहरू जी के नेतृत्व में कई देश जो है, मार्शल था, टीटो था, मिस्र का जो है वो टीटो था, एक यूगोस्लाविया का था, एक चेकोस्लोवाकिया, मतलब इसने बीच में जो ये सब देश बन रहे थे, तो इन देशों के जो है वो मतलब प्रतिनिधि आकर के नेहरू जी के साथ मिले। बहुत उस समय के मजबूत टाइप के लोग थे, अच्छी चिंतन रखने वाले लोग थे। ठीक है, तो ये लोग एक इंटेलेक्चुअल लोगों ने पूरा वो फॉर्म किया है। जैसे इंडोनेशिया का जो है वो, उसका नाम था टीटो, इंडोनेशिया का ताना था, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो इंडोनेशिया है, मतलब उसमें साथ आ गया भारत के।
अब ये बन गया, खैर ये छोड़ दीजिए आप। मान लीजिए नाटो का विकास इन लोगों ने कर लिया, 10 देशों को मिलकर के बनाया, बाद में ये 15 कंट्रीज हुई, सबकी सेना एक दूसरे के साथ मिलकर के लड़ती थी, और आज भी ये बना हुआ है, नाटो टूटा नहीं। फिर अमेरिका ने बनाया सीएटो, ठीक, क्या बनाया, सीएटो। इसके बाद बनाया सेंटो, तो सीएटो में पाकिस्तान भी शामिल हुआ, पाकिस्तान सीएटो में शामिल हो गया। भारत इन सबके किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका के ही समर्थन पर यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया सन 1967 में। ये भी शीत युद्ध की राजनीति का ही उपज था कि जब ओपन मार्केट इकॉनमी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसका नाम था आसियान, ठीक, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है उसमें शामिल थी, जिसको कहा जाता है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, ठीक, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिनको कहा जाता है एशियन टाइगर्स। अचानक यहाँ पर अमेरिका ने बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर दिए, ढांचागत सुविधाओं का विकास किया, ओपन मार्केट इकॉनमी के लिए, तो बहुत तेजी से लोग सब देश आगे बढ़ने लगे, जिसमें आपका मलेशिया था, इंडोनेशिया था, ब्रुनोई था, वियतनाम था, इधर मतलब सिंगापुर था, बहुत सारी कंट्रीज उसमें शामिल थी, 10-12 कंट्रीज शामिल थी। 1967 में इसकी स्थापना हुई। भारत शायद इसमें शामिल होने को लेकर के लालायित भी था, लेकिन ये था ना कि मामला, हम ये सोचते थे हम किसी गुट में चले जाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा, तो हम उससे बच गए, हम उसमें शामिल नहीं हुए, ठीक है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन फिर बाद में बना 1985, उसमें हम शामिल भी हुए, वो भी शीत युद्ध के दौरान ही बना, लेकिन उसमें इन लोगों का कोई रोल नहीं था। इन लोगों का रोल था कि ये मतलब आसियान बनाए, सीएटो बनाए, सेंटो बनाए, और सीएटो में पाकिस्तान शामिल भी हो गया, आसियान में शामिल नहीं हुआ, सीएटो में जो है वो शामिल हो गया। तो ये सब ग्रुप बनना शुरू हुआ, और इसीलिए पाकिस्तान का आप देखते हैं कि जनरली अमेरिका काफी सारा साथ भी दिया है, भारत के विरुद्ध उसकी राजनीति थी। भारत की अगर हम इंटरनल लीनिंग देखने की कोशिश करें इस युद्ध के राजनीति में, इसमें केवल इसी चीज का युद्ध हो रहा था कि कौन सा युद्ध, कौन सा देश वैचारिक रूप से हमारे साथ खड़ा हो जाएगा और कौन सा देश वैचारिक रूप से दूसरे ग्रुप के साथ खड़ा हो जाएगा। कुछ लोग अमेरिका के साथ खड़े हो जाएंगे कि कुछ लोग इधर वाले साथ खड़े हो जाएंगे। ये एक अपने आप में नई विचारधारा थी। इस तरह के द्वंद्वों से मिलकर के ये युद्ध लड़ा जा रहा था। इसमें जैसे कि एक जो है शुरू में यहाँ भी तमाम सारे ऐसे मतलब विचारक हुए, या अमेरिका में जो राष्ट्रपति हुए, इन राष्ट्रपतियों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने यहाँ पर जो है वो आंदोलन चलाया, जिसमें एक मार्शल प्लान का नाम लिया जाता है। मार्शल योजना बहुत फेमस हुई, ठीक। इसी तरीके से इधर इन लोगों की योजना देखी जाती है कि ये लोग भी अपनी अपनी योजनाओं का सहारा लिए। यही नहीं, सन 1953 में जब इन्होंने नाटो बना लिया, नाटो एक जो सैनिक संगठन था जिसका गठन जो है अमेरिका वालों ने कर लिया, तो शीत युद्ध की राजनीति का परिणाम, जैसे ये सीटो बना रहे, सेंटो बना रहे, तो वो लोग भी तो कुछ करेंगे, वार्सा मतलब वो लोग भी कुछ करेंगे जो रसिया वाले हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, रसिया वालों ने मिलकर के बनाया वार्सा पैक्ट किया। वार्सा नाम का एक जगह थी जहां पर जाकर के इन्होंने पैक्ट किया, उसमें 10 देश शामिल हुए, ठीक। यूगोस्लाविया, रूस, बेलारूस और तमाम सारे जो आपका पश्चिमी जर्मनी है, सब मिल करके इन लोगों ने एक नए जो है उसका गठन किया, जिसको सैनिक संगठन हम कह सकते हैं। उसका नाम क्या रखा, वार्सा, उसको बोलते हैं वार्सा पैक्ट सन 1953 में, ठीक। तो वो पूरी लाल रंजित जो मतलब जो है कंट्रीज थी उनसे मिलकर के बना था, यानी कि जो कम्युनिज्म की विचारधारा को मानने वाली थी, साम्यवादी चिंतन को मानने वाली थी, जिनका जो मार्क्स के विचार से प्रभावित थी कि यहाँ पर एक पार्टी होगी जो पूरे देश में नेशनलाइजेशन करेगी और मार्केट खुला नहीं रहेगा। मार्केट क्या रहेगा, क्लोज। मार्केट को बंद कर दीजिए, अपने ही देश में हम खाए बनाए छुट्टी, किसी दूसरे देश से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमको जो प्रोडक्शन करना है खुद करेंगे, ठीक, और खुद ही एक दूसरे को बेचेंगे। दुनिया की अर्थव्यवस्था से हमारा कोई संबंध नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के धुर विरोधी थे सब, कि ये कहते थे कि देश की बाउंड्री नहीं तोड़नी चाहिए, सब मजबूती से एक दूसरे के देश की बाउंड्री बनाए रखनी चाहिए, ठीक। तो इन्होंने क्लोज मार्केट इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए ढेर सारे काम किए। इसी बीच में तमाम सारे एशियन देशों को भी उस लोग लुभावन उसमें मतलब जो है वो बनाने की कोशिश की गई। इसी संदर्भ में एक सुएज नहर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो नील नदी पर बनाई गई है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण भी उसी में शामिल है। उस पे लेकर के विवाद भी खुद हुआ। मिस्र को जो है, मिस्र साम्यवादी देश था, मिस्र साथ दे रहा था रशिया का, दूसरी तरफ उसमें अमेरिका उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था। आज भी आप देख लीजिए, जो ईरान है अभी भी शीत युद्ध की राजनीति समाप्त नहीं हुई है। रसिया और अमेरिका के बीच में आज 36 का आंकड़ा चल रहा है। शीत युद्ध की राजनीति का समापन मान लिया गया। जब सोवियत संघ का पतन हुआ
जो संघ मिल करके बना था कम्युनिस्ट कंट्रीज का, वो टूट गया सन 1991 में। 1989 में क्या है, बर्लिन की दीवार टूट गई, जिस दीवार से जर्मनी मतलब जो है आपकी पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को बांटा गया था, उसको सन 1989 में लोगों ने तोड़ दिया। वो खोला और लोग एक दूसरे से आने, आप सोच लीजिए कि एक ही देश के दो लोग शीत युद्ध की राजनीति के कारण एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते थे। पता चला कि ये गांव है, वहां पे दो प्रधान पैदा हुए, एक प्रधान, पहले एक बड़ा प्रधान, एक प्रधान जो दूसरा बड़ा प्रधान पैदा हो गया, तो उसमें दोनों की विचारधारा ये कि वो एक दूसरे से झगड़े में है, और झगड़े में होने के कारण इधर वाली साइड में इन वाले प्रधान जी का घर है, उधर वाली साइड में उन वाले प्रधान जी का घर है, तो इन्होंने गांव के बीच में दीवार उठा दी कि अब नहीं इधर वाले उधर जाए ना उधर वाले इधर आए। और ये सोच लीजिए कि 1945-46 में ये दीवार बनाई गई, ये गेट बंद किया गया, लोगों का आवागमन बंद हुआ, और सन 1989 तक अनवरत ये चलता रहा। कितने साल हो गए? 44 साल। कितने साल हो गए? 44 साल तक ये लड़ाई जो है वो चलती रही। अब आप सोच लीजिए 44 साल तक वो दीवार बनी रही, एक ही देश में लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। सन 1989 में उसको तोड़ा गया, जब शीत युद्ध की राजनीति का पतन होने लगा धीरे धीरे धीरे। ठीक, इसमें सबसे पहले आते हैं मिखाइल गोर्बाचोव। रसिया में जो है, जैसे ये लेनिन स्टालिन इन सबका तो युग चला ही था, तो लेनिन ये था, ये लेनिन तो धुर विरोधी था इन लोगों का। लेनिन के समय में तो अच्छा खासा चला ही। जैसे एक होते थे, इसमें इनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव जो है वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अच्छी खासी लड़ाई लड़ी। इधर आपके हो गए जॉन एफ कैनेडी, जॉन मार्शल हो गए, ठीक, इन सब लोगों ने मिलकर के पूरी इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। हम जिस मार्शल प्लान की बात कर रहे थे, मार्शल प्लान का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को ऐसी स्थिति तक लेकर के जाइए, मतलब रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, ये मतलब इसमें जो मार्शल प्लान योजना थी कि जैसे किसी भी देश में अगर आप जाते हैं तो उन लोगों ने लोगों को आर्थिक प्रलोभन देना शुरू कर दिया। जैसे ये अपनी आर्थिक प्रलोभन देते थे, अपनी आर्थिक प्रलोभन देते थे। आर्थिक प्रलोभन इसलिए देते थे कि जैसे हमने आपको पैसा दिया और आप ये कह रहे हैं कि हम आपकी विचारधारा नहीं मानते। जैसे हम ये कह रहे हैं वो प्रधान जी वाली बात, प्रधान जी दीवार तो बना दी है, लेकिन उधर वालों को एक दिन दीवार पर चढ़ के रोटी का टुकड़ा फेंक दिया, आदमी भूखों मर रहा है, कह रहे हैं कि जान रहे हो ये तुमको रोटी खिला रहे हैं। एक बार कहाँ मान के हमारा देखिए, एक बार उधर इनके खिलाफ नारा लगा के देखो, नारा लगाओ तुमको ये रोटी खिला रहे हैं, हम क्या खिलाएंगे? खुरमा। तुरंत जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये लोग अपनी विचारधारा, लोग अलग अलग पालन करना शुरू किए। इवन आफ्टर ये देख लीजिए कि 1962 में, 1945 का शुरू हुआ युद्ध है, 1962 में इन लोगों की शक्तियों के मध्य में जब ये सब बम बनाना शुरू की तो इतना द्वंद्व पैदा हो गया कि एक देश का नाम था जिसको कहते हैं क्यूबा। जी सर, देश का नाम सुने होंगे, क्यूबा, ठीक है। वहाँ पे एक जो है वो बीच में भी तो राष्ट्रपति हुए थे, वो मर गए, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो मैं आपको बताता। वो इंदिरा जी के बहुत क्लोज थे, क्योंकि इंदिरा जी भी सोवियत संघ की आइडियोलॉजी को मानती थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत हद तक मानती थी। इसीलिए जब 1970 में जेएनयू की स्थापना हुई तो वहाँ कम्युनिज्म बढ़ावा मिला उसको। तो वो इसका नाम इस समय मैं भूल रहा हूँ, तानाशाह था वहाँ का, क्या नाम है, अभी डेथ हुई है, 4-5 साल हुए हैं उसको मरे, ठीक है। बहुत बड़ा तानाशाह था। उसी ने मतलब 2-3 किताबें भी लिखी, मतलब वो एक स्तर का विचारक भी था। तो क्यूबा को अमेरिका जो है अपना मानता, मतलब वो क्या नाम है, वो कम्युनिस्ट कंट्री था एक तरीके से। अब कम्युनिस्ट कंट्री है, समझ लीजिए आप, तो कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन टारगेट उसको जो है वो अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। अमेरिका मतलब उसको टारगेट कर रहा है एक तरीके से हथियार और इन सब चीज़ों का। ये है कि इन दोनों के बीच में द्वंद्व स्थापित हो गया। अब अमेरिका जब उसको टार्चर कर रहा है तो पता चलेगा कि जैसे उसी के बगल में एक टापू था, मान लीजिए कि आप किसी देश के साथ में हैं, भारत के साथ में अमेरिका आ जाए और श्रीलंका के साथ में रसिया आ जाए, तो क्या करेंगे, ये हिंद महासागर में लोग अपने अपने टापू बना करके मतलब ये सब स्थापित करना शुरू कर दें। वहाँ बंदूकें लगाइए, बम लगाइए, मिसाइल लगाइए, कि वेपन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि अगला आदमी जैसे किसी के सामने अगर आप करने लगेंगे तो अपने आका से तो बात करेगा। क्यूबा ने जो है रसिया को बोला इस चीज़ को कि क्यों मतलब जो है ये लोग हमको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको टारगेट किया जा रहा है। तो जब ये बात कही गई कि हमको टारगेट किया जा रहा है तो रसिया ने अपना हवाई जहाज वगैरह लिया और वो मतलब हेल्प करने के लिए आ गए।
अमेरिका को जब ये बात पता चली 1962 में क्यूबा क्राइसिस होती है, जब अमेरिका को ये बात पता चली कि जो है मतलब जो रसिया आ रहा है, तो अमेरिका को लगा कि ये कोल्ड वार बदल जाएगा हॉट वार में, क्योंकि रसिया किस चीज के लिए रहा था कि तुम बहुत बम साध रहे हो, बाओ हमसे लड़ो, ये अपना हथियार बटूरे चल दिए। नुकसान क्या हुआ इन पूरे चक्करों में? मतलब एक तो ये तमाम सारे देश हैं जिनमें इन सब चीजों का विकास किया जा रहा था। ये सोच लीजिए कि अगर हम इस चीज को मोड़े, जैसे अभी पूरा नक्शा है, ये विश्व का नक्शा है, बिना जब हम कोल्ड वार इस नक्शे पर फोकस करें तो हमको लग रहा है कि ये कायदे से तरीके से जो इसको हम पढ़ सकेंगे। ये देख लीजिए, ये आपका रूस, ठीक, तो रूस में आप देख रहे हैं यूक्रेन है, ये आपका पोलैंड है, और ये यही जो पोलैंड है यहीं पर वार्सा हुई थी, वार्सा पैक्ट। ये देख रहे हैं वार्सा, ये वार्सा देख रहे हैं, ये देखिए ये वार्सा, ठीक, यहीं पर वार्सा पैक्ट हुआ था। ये रसिया है और ये सब आपका जो है ये लैटविया, ये आपका इथूनिया, इस तरीके से ये पोलैंड, ये आपका यूक्रेन, ये आपकी जर्मनी, ये देखिए ये है बर्लिन। जिस दीवार की हम बात कर रहे हैं बर्लिन में बनी हुई थी, ऐसे बनी हुई थी, मतलब ये वाला पोर्शन रसिया के कंट्रोल में और ये वाला पोर्शन जो है किनके कंट्रोल में? इधर देखिए आपका फ्रांस है और ये जो है अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहीं पर देखिए यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन। तो इन्होंने ये कहा था कि इसके बाहर यहीं से जो है इधर तक कर्टेन पड़ गया है, दुनिया दिखाई नहीं दे रही, इतनी क्लोज कर ली गई। इन्हीं में ये आपका रोमानिया हो, सब तमाम सारे इधर के ये जो देश थे, ठीक है, जैसे इनमें प्रमुख देश है जो इथूनिया है, जिनमें आपका लैटविया है, जिनमें आपका बेलारूस है, जिनमें यूक्रेन है, जिनमें आपका पोलैंड है, जिनमें आपकी पश्चिमी जर्मनी है, जिनमें आपका ये जो है आपका रसिया है, ठीक है। इन सब देशों को मिला करके पहले सब इसी में जुड़े हुए थे, मतलब रशियन फेडरेशन का भाग थे। ये सब मिल करके जो है वो ये पूरा बनाए हुए थे, ग्रुप बनाए हुए थे जो फैलाने की कोशिश कर रहे थे लगातार। तो आप कोशिश ये कर रहे थे कि जो ये हमारी विचारधारा है ये इधर वाले भाग में भी फैले। हमने एक बात और आपको बताई थी कि जो अफगानिस्तान है वो भी कालांतर में इनकी लड़ाई का पार्ट बन गया। अब अफगानिस्तान आप देखिए कहाँ है, जैसे ये है तो इनके इसी के बगल में जैसे कजाकिस्तान, ठीक, ये उज्बेकिस्तान, इन सबको ये एक तरीके तुर्कमेनिस्तान सबको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। कर ही नहीं रहा था, बल्कि यहाँ पर ये तमाम प्रकार के आर्थिक प्रलोभन भी अमेरिका को जो है वो रसिया दे रहा था कि आप हमसे आर्थिक प्रलोभन लीजिए और हमारे पक्ष में काम कीजिए। गौरतलब हम आपको बताएं, जैसे हमने आपको अभी आसियान कंट्रीज का नाम बताया था कि जो ये साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर इनका कंट्रोल होगा। अब ये देखिए, जब हम ग्लोब को देखने की कोशिश करें, जो देश गोल होगा, तो देश जब गोल होगा तो इसको जब ऐसे आप घुमाएंगे तो ये जो अमेरिका है कहाँ पहुंच जाएगा? इधर पहुंच जाएगा। इनके आसपास की जो कंट्रीज हैं उन पे क्लोज कैप्चर करने की कोशिश किसने की? अमेरिका ने। यहाँ पर इस आसियान नामक कंट्रीज का गठन किया, जिसमें आपका ये हो गया थाईलैंड, ये हो गया आपका कंबोडिया, ये हो गया आपका लाओस, ये हो गया आपका मलेशिया, ये मतलब इसमें जितनी सारी फिलीपींस, ठीक, ब्रुनेई यहीं पर है जगह, ठीक। इन सब कंट्रीज को मिला करके उसने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की स्थापना की, जिसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन। और यहाँ पर इसने किया क्या? इनको आर्थिक सहयोग देना शुरू किया। तो अब देखो दोनों के बीच में दोनों चल रहा है। समस्या इस चीज की क्या है? द्विध्रुवीय विश्व को हम पढ़ते क्या, इसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बुरी तरीके से प्रभावित किया। देश द्विध्रुवीय विश्व में बच गया, बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आ गया, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। भाई जब आप विश्व राजनीति की बात कर रहे हैं तो कोई एक विचारधारा पर लोग क्यों चले? सवाल ये है। जैसे आपने कहा कि आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो कोई जरूरी है कि आप 10 देशों को पकड़ करके कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे? हमारा मन होगा तो हम फॉलो करेंगे, हम स्वतंत्र देश हैं। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कब होगी? जब लोग फ्री वोटिंग इंडिविजुअल होंगे, तब आप खुली छूट दीजिए। अमेरिका तो ये कह रहा था कि हम यही चाह रहे हैं। असल में कारण ये, जैसे अमेरिका से कोई पूछता कि तुम ये सब राजनीति क्यों कर रहे हो भाई, कोल्ड वार की राजनीति आपका क्या है, तो अमेरिका ये कहता था कि देखो हम ये सब कर ही नहीं लेते। इनके साथ क्या हुआ है कि ये कुछ देशों को मिला करके संगठन बनाना शुरू किए हैं, तो अब हम इसको खत्म करने के लिए आ रहे हैं। हमें चाहते कि ये सब देश खुले रहे, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ भी संबंध हो इनके साथ, हम तो यही चाह रहे हैं ना ओपन मार्केट इकॉनमी हो। और ये बता रहा था कि ये ओपन मार्केट इकॉनमी नहीं चाह रहे हैं, बल्कि ये उनको ऊपर कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो लोग पूछते थे कैसे, जवाब दीजिए आप। तो ये विचारधारा, जैसे कि मतलब ये है, इनका जो कहना था, ये जब इसको डिफेंड करते थे तो कहते थे कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी एक बार रखेंगे आपके यहाँ, जैसे आपने किसी से कर्ज लिया,
आपके खेत बहुत सारा है, अब आपने कर्ज लिया, 1000 रुपये लिए, 50,000 रुपये लिए, तो किसी ने पूछा कि क्यों आप ये पैसा ले रहे हो? हम अपने यहाँ उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते, खेत है, हम सोच रहे चक्की लगा ले अपने यहाँ, तो चले आटा पीसेंगे, गेहूं चावल दर्रेंगे, तो हमारी कुछ कमाई होगी। भविष्य में अगर 50,000 रुपये उधार लिए आपने, 1,00,000 रुपये उधार लिए, चक्की में आपकी कमाई नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे? अल्टीमेटली खेत बिकेगा कि नहीं बिकेगा? खेत भी इनका हो गया। कह रहे हैं ये जो ये करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, गौर कीजिए, वो कह रहा है ओपन मार्केट इकॉनमी की बात करके ये अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके देश में फैलाएंगे, फिर धीरे से आपकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ये रूस कह रहा था, तो ये कह रहा था तुम अपने देश में मस्त रहो, हमसे तुमसे मतलब नहीं है। लेकिन असल में, और ये कह रहे थे कि ये दुनिया को छोड़, मतलब जो है क्लोज बना देना चाहते हैं, लोगों को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहते हैं, दुनिया तो स्वतंत्र रहनी चाहिए, सब आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करें। ये आपस में एक प्रकार का पूरे कोल्ड वार का द्वंद्व चला। अब इसमें जो कोल्ड वार का द्वंद्व का रिजल्ट निकला कि देश में जो है इस तरीके से विकास खूब हुआ। देश में अलग अलग देशों में, अंतरराष्ट्रीय राज्य में विकास भी खूब हुआ। कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप टर्की पे अपना कैप्चर करना चाहते हैं, रोमानिया पे करना चाहते हैं, यूक्रेन पे करना चाहते हैं, ठीक। जैसे आज के दौर में पहले यूक्रेन के कब्जे में था, तब तो छूट गया है, पहले यूक्रेन कुछ नहीं थे, ये सब क्या थे? ये सब रशियन फेडरेशन के भाग थे, जिसको सोवियत संघ कहा जाता था। ये तो बाद में छूट गए ना, अलग हो गए। तो इसने कहा कि ये जो बात है ना कि हमारे ऊपर तुम कंट्रोल करना चाहते हो, ये कंट्रोल के बदले में हमको क्या मिलेगा जी? हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए, ऐसे कंट्रोल हमारे ऊपर कैसे करोगे? तो पता चलेगा ये लालच दे रहे हैं। तो जो देश उस समय कमजोर थे, जैसे आसियान टाइगर की मैं बात कर रहा हूँ, धुआंधार पैसा मिला इन लोगों को। पता चलेगा कि इधर से एकदम फेंका जा रहा है, छौगन पैसा ले लीजिए आप। क्यों? ओपन मार्केट इकॉनमी को बढ़ावा कीजिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए, अपने यहाँ व्यापार लगाइए, उद्योग धंधे लगाइए, हाइपर प्रोडक्शन कीजिए, फिर दुनिया भर में इस प्रोडक्शन को पहुंचाइए। इसलिए आप इस मार्केट इकॉनमी को अपना लीजिए, ठीक। तो हम इसकी जो राजधानी है, ये जो ये आपका जो ये आसियान है, आसियान की जो है यही पे फिलीपींस में इसकी जो राजधानी भी बनाई गई, ठीक। ये जो सब में विकास करने की कोशिश की गई धीरे 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 धीरे। अब ये हम बता रहे हैं आपको इनका क्या है। जैसे जब इस तरीके की शुरू होगी चीजें, तो यहाँ पे खत्म तो मामला होगा नहीं, खत्म तो मामला होगा नहीं कि एक बार ऐसी चीजें हो गई और खत्म हो गया। सब एक दूसरे के लिए प्लान लाते थे अलग अलग। तो जैसे एक मार्शल योजना बीच में आई, मार्शल प्लान, ये मतलब जो है 55 के बाद में आई और 60 के आसपास तक ये चली, ठीक। मार्शल प्लान में क्या किया गया कि किसी भी देश को मतलब ऐसी स्थिति तक लेकर के जाइए, जैसे आप किसी आदमी को एक बार जो है मतलब मान लो कि कोई आदमी आपके सामने आ गया, ठीक, और आपके सामने आया, उसको आप नदी की ओर ऐसे मालती नदी वगैरह बह रही है, तो यहाँ से आप उसको ऐसे लेकर के जा रहे हैं और एक ऐसी स्थिति तक लेकर के कि एकदम करार में पहुंच गया, आप वो क्या करेगा? आप किनारे तक लेकर के चले गए, उसके पास दो कौन से विकल्प? तो आगे जाए तो पीछे, और आगे आएगा तो आगे कौन है? नदी है। हम, वो पीछे जाएगा तो नदी है ना। तो या तो नदी में गिर जाए, और या तो गिरते समय अगर करार पे खड़ा है तो किससे हाथ मिला ले? आपसे। बचना है तो किससे हाथ मिलाओ? ये मार्शल प्लान था एक्चुअली। आदमी को ऐसी स्थिति तक पहुंचा दीजिए, आर्थिक तौर पर इतना विपन्न बना दीजिए कि वो आदमी जबरदस्ती आपके सामने सरेंडर कर जाए, या तो नए नए संसाधनों का विकास करो। तो ये कहा गया कि नई नई विचारधाराओं का या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका विकास करने के परिप्रेक्ष्य से ये पूरे असल में हम पूरी जो है शीत युद्ध की राजनीति या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1945 के बाद की उसे इसी मैप पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये बहुत समझ लीजिए जरूरी तौर पर लगे हैं तो आप जिंदगी में समझ ही नहीं पाएंगे। हम अगर इसको पूरा पढ़े, पेन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या कारण ये है कि पेन इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये पूरा अगर आप कोशिश करें तो ये इस तरीके से ऐसे बटा हुआ था। यहाँ से ये जो है ऐसे लाइनिंग आप कर लीजिए, ठीक। हंगरी है, ये सब जो ये कंट्रीज है, और यहाँ जितनी भी आपकी ऑस्ट्रिया हो गई, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इधर यूनाइटेड किंगडम हो गया, आयरलैंड हो गया, इधर आइसलैंड हो गया, इधर अमेरिका हो गया, और यही जैसे हम आपको बता रहे हैं क्यूबा क्राइसिस जिसकी हम बता रहे हैं, ये देखिए ये कौन सा देश है? कौन सा देश है ये क्यूबा है, जो मैक्सिको क्यूबा की राजधानी है भाई, है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको। हाँ मुझे लग रहा है कि यही है क्यूबा कहाँ है? ये मैक्सिको है, ठीक, ये क्यूबा ये है, हाँ क्यूबा यहाँ पे है, ठीक है, ये मैक्सिको के बगल में। देखिए यहाँ अब आप बता दे रहे हैं आपको, ये बात जो है यहीं से उसको टारगेट किया जा रहा था। इनकी अमेरिका बगल में ये देश है मैक्सिको, यहाँ पे सारे हथियार इन्होंने लगा दिए।
सारे हथियार इसी के ऊपर सेट कर दिए। ऐसे मान लीजिए जैसे ये पूरा लगा हुआ है, एकदम सजाए हुए हैं इसी की तरफ। तो आदमी ये पूछे भैया यहाँ हथियार आप काहे के लिए लगा रहे हैं? जैसे इसके सामने अगर लगाना आप शुरू कर दोगे तो अल्टीमेटली ये कि चू चा किए फट से मार देंगे आपको। ये दिमाग मामला है ना। क्यूबा चूंकि किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था? देखो बहुत ताज्जुब की बात है, क्यूबा है कहाँ? इनके बगल में। जैसे इनके इधर की जितनी कंट्रीज है, ऐसे ही जब इधर की इनकी कोई मतलब इनकी बात विचार मानने लगती थी तो ये उसके पीछे पड़ जाते थे। क्यूबा जो है वो इधर आपका मतलब यहाँ इनके क्लोजर वन है, इनके जस्ट बगल का देश। तो मान किसकी आइडियोलॉजी रहा है? इनकी। तो ये दिन भर इनकी सिरदर्द होता रहता था। तो यहाँ पर सारे अधिकार यही मैक्सिको से लगा करके इन्होंने सेट कर दिए कि मतलब उसी के तरीके से पूरा सब लगा हुआ है इसी तट पर, है ना। तो अब इस तट पे जब लगे हुए हैं तो भाई आदमी है ना कि उसकी हालत खराब है कि हम क्या करें, कैसे जो है अपने आप को चलाएं। यहाँ पूरी गतिविधि उसके ऊपर नजर रखी जा रही है सैटेलाइट के थ्रू कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं, तमाम सारी चीजों पर। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये अपने आका को याद किया, इनसे बोला कि देखो बहुत दिक्कत हो गई है यहाँ, ये लोग मारपीट पे आमादा है। 62 में यहाँ से पूरा हवाई जहाज या पानी का जहाज वहाज लेकर के और ये सब कहाँ पहुंच गए? यहाँ ये लोग आना शुरू हुए। अमेरिका को रियलाइज हुआ कि ये जो कोल्ड वार है ये बदल जाएगा हार्ट में। हमारी जो बातचीत हुई थी यूएनओ में 24 अक्टूबर सन 1945 को कि अब हम विश्व युद्ध आपस में नहीं करेंगे, ये तो इस चीज पे खतरा उत्पन्न होने जा रहा है। अभी आपस में एक दूसरे से झगड़ा हो जाएगा, हार्ट वार में तब्दील हो जाएगा, थू हो जाएगी पूरी दुनिया में। और दोनों एक दूसरे से झगड़ा करना भी नहीं चाहते थे। झगड़ा करने की नौबत आ रही थी तो क्यों आ रही थी? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की आइडियोलॉजी को मानने से बंद कर दिया था। मान लीजिए ये जो है अपने देश को प्रोटेक्ट, इनकी आइडियोलॉजी को मान रहे हैं और इनको प्रोटेक्ट करने में अगर नाकाम रहेंगे तो भविष्य में ये जो देश है इनसे साथ छोड़ देंगे कि नहीं। जैसे मैं आपका दोस्त हूँ और आपने कहा कि देखो हमसे दोस्ती कर लो तो हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे, तो आपने कहा ठीक है, वाह क्या बात, आपने इनसे दोस्ती कर ली। और काल करना पता चला कि किसी दूसरे आदमी ने आपके ऊपर आक्रमण किया, इनको आपने बुलाया कि यार हमारे बीच में तो दोस्ती है, वारसा में तो पैक्ट हुआ है, तो तुम आओ हमको सपोर्ट करो। तो आपने कहा कि भाई हम भैया नहीं आ पाएंगे। तो इस मामले में देखो लड़ना नहीं चाहता था रसिया भी, और लड़ना अमेरिका क्या चाह रहा था? अमेरिका प्रेशर बना रहा था कि ये विचारधारा अपनी बदल ले, क्या हो जाए, उदारवादी देश हो जाए। ठीक है, हाँ, जिसका नाम मैं बता रहा था जिस थानाशाह का, उसका नाम था फिडेल कास्ट्रो। क्या नाम था? फिडेल कास्ट्रो। ठीक, हाँ, नव उदारवाद का फांसीवादी चेहरा नाम की किताब उसने लिखी है, द फासिस्ट फेस ऑफ नियोलिबरलिज्म। नव उदारवाद का फांसीवादी चेहरा उसने किताब लिखी। फिडेल कास्ट्रो भी जल्दी में मरा है। फिडेल कास्ट्रो जो है वो इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानता था। इंदिरा गांधी से 2-4 बार उसकी मुलाकात भी हुई है। वही इस समय यहाँ का तानाशाह था। तो जब इन्होंने किया तो अमेरिका के सपोर्ट, अमेरिका के विरोध में जो है यहाँ से रसिया आ गया और अब ये लगा कि ये जो आपका मतलब कोल्ड वार है ये हार्ड वार में तब्दील हो जाएगा। तब ये दोनों एक दूसरे से सरेंडर कर गए, मतलब ये इधर भाग गए, इधर भाग गए। उसके बाद धीरे धीरे तनाव शिथिल शुरू हो गया। ठीक, इसको कहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। हम एक दूसरे से टकराए जरूरी तो नहीं, हम साथ में भी तो रह सकते हैं, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ भी तो रह सकते हैं। झगड़ा अगर न करें आपस में तो क्या बुरा है। इस चीज की बात शुरू हुई कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात शुरू हुई। ये पूरे इस द्वंद्व का कारण है। जरा एक बार टाइम बताओ, इन लोगों को भी पढ़ा 147 हम लोगों का जो है 2 बजे तक चलना था, है ना। तो इस तरफ आते हैं। तो ये जो है मतलब बताते रहना, समय जैसे होगा कभी निकल जाएंगे, उधर जो है उन लोगों को भी पढ़ाना। अब ये जो पूरी क्राइसिस चल रही है, मैं कह रहे हैं कि जब शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात होना शुरू हो गई तो यहाँ पर जो मतलब जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे, पता चला कि एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, इस तरह चाहो अगर तो 7 दिवाली बनाए, न तुम झगड़ा करो न हम झगड़ा करें। ठीक, अब ये मामला ये नहीं, जैसे इस वाले मामले था कि तुम अपनी मनाओ ईद, हम अपनी मनाए होली, न तुम हमसे बोलो न हम तुमसे बोलो। ठीक, मतलब ये है कि तुम अपनी विचारधारा लेकर के चलो, हम अपनी विचारधारा लेकर के चलेंगे, हम अपना डोमिनेट करेंगे। जैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है आपस में, एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात कर सकते हैं क्या? तो इसमें 2-3 ऐसे राष्ट्रपति जिनका जिक्र मैं कल करूंगा, क्योंकि मैं जो मतलब फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मैंने उसमें नोट डाउन नहीं किए थे, राष्ट्रपतियों के नाम और इनके राष्ट्रपतियों के नाम जिनके बीच में आपस में द्वंद्व चल रहे थे। जैसे जॉन एफ कैनेडी नाम के एक विद्वान हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। तो कैनेडी साहब बहुत डेमोक्रेटिक टाइप के आदमी थे,
बड़े ही वो जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के समर्थक व्यक्ति थे। तो वो जब आए तो उन्होंने रसिया और अमेरिका के बीच संबंधों को कायदे से अच्छा करने की कोशिश की। नहीं तो इनमें जानते हो क्या होता था, ये जो चीज चल रही थी, जिस द्वंद्व की हम बात कर रहे हैं, ये शीत युद्ध सिर्फ इन्हीं से संबंधों में नहीं लड़ा जा रहा था, एक और संबंध में लड़ा जा रहा था। अमेरिका अपने तमाम सारे जासूस यहाँ भी छोड़ देता था और ये अपने तमाम सारे जासूस यहाँ भी छोड़ देते थे। तो ये जासूस इनके बारे में जानते, कई बार तो ऐसा हुआ कि पता चला कि यहाँ रसिया का आदमी यहाँ बम बनाते हुए पकड़ा गया। पता चला कि जो बम बना रहे हैं, नई आधुनिक तकनीक का विकास कर रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, तो अमेरिका में रूस का आदमी पकड़ लिया गया और एक दो बार उनको मारने की नौबत तक आ गई। ठीक, ये एक दूसरे से मिलते ही नहीं थे, इकट्ठा ही नहीं होते थे और इसी चक्कर में इनसे जो प्रभावित कंट्रीज थी, इनका क्लोजर वन कंट्री कौन था? चाइना। चाइना में भी क्या आ गया? कम्युनिज्म। ठीक, ये सोच लीजिए कि आप जो है अमेरिका और चाइना के बीच में इसीलिए कोई बातचीत ही नहीं होती थी और चाइना की आइडेंटिटी को अमेरिका ने स्वीकार ही नहीं किया। कोल्ड वार की राजनीति का मतलब है, क्योंकि इसने कम्युनिस्ट विचारधारा को अपना लिया। यहाँ माओ जिडांग पैदा हुआ। ठीक, माओ से तुम जिसको कहते हैं, माओ जिडांग। तो माओ जिडांग ने क्रांति की बात की और इसने इसको क्लोज मार्केट इकॉनमी बना दिया। कहा एक ही पार्टी का शासन होगा, डेमोक्रेसी नहीं होगी, चुनाव नहीं होगा। और अमेरिका क्या चाहता है कि हर जगह लोकतंत्र की स्थापना हो, हर जगह चुनाव हो, हर जगह लिबरल आइडियोलॉजी आए। तो ये जैसे ही बना, फिर एक दूसरे के दोस्त हो गए। अब सोच लीजिए कि अमेरिका सन 1948 में देश बन जाता है और 1962 तक मतलब उसको स्वीकार नहीं करता है अमेरिका। सन 1967 में आकर के जो है उसको स्वीकार करते हैं। इससे पहले हाँ, चीन को नहीं तो देश ही नहीं मानता था। चीन को देश मानने वाले देश जानते कौन कौन से थे? चीन को एक कंट्री के रूप में सबसे पहले किसने स्वीकार किया? जिनके ऊपर आज सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहा है, इसके बगल में भूटान है। ठीक, सबसे पहले उसको देश के तौर पर किसने स्वीकार किया? भूटान ने। दूसरा कौन बंदा था जिसने स्वीकार किया? भारत। भारत ने उसको एक देश के तौर पर स्वीकार किया। अमेरिका तो उसको देश मानते ही नहीं थे। ये भी बड़ी बात आप सोच लीजिए कि यही इनके बगल में कोई देश है जिसका नाम अभी हम आपको दिखाएंगे। चाइना के ही बगल में एक देश था जिसको हाँ नहीं बेटा, इसी का पार्ट है वो। एक्चुअली में उसको कहा जाता था, हाँ ये देखिए, ताइवान। ठीक, ताइवान। तो ताइवान को लोग क्या मानते थे? ताइवान को एक कंट्री मानते थे। हाँ, ताइवान को एक कंट्री का दर्जा दिए और इसको दे दिए वीटो पावर। ये तो बाद में अमेरिका को वही वीटो पावर ट्रांसफर कर दी गई है। ये लोग आए और कहा कि तुम वीटो पावर ले लो। सोच लीजिए कितनी बड़ी उसको मान ली है। अभी इसीलिए तो ये जो है सेपरेट स्टेट की मांग कर रहा है कि हमको अलग से बना दीजिए। ये सब झगड़े का ये जड़ वहां पे इतना झगड़ा पनप चुका था। ये लोग जब बनाए संयुक्त राष्ट्र संघ, तो ये हुआ कि हम 6 स्थायी सदस्य उसके बनाना चाहते हैं। क्या इनको बनाया जाएगा? तो पता हुआ कि फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और एक जो है वो मतलब आपका रसिया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, एक इसमें चाइना बना। ठीक है, पांच है इसमें जो है परमानेंट कंट्री। इन्हीं देशों के बीच में कहा गया कि जो है वो वीटो पावर का विभाजन कर दिया जाएगा। तो जब वीटो पावर ये ग्रुप बना रहे थे तो वीटो पावर में बात ये की गई कि क्या किया जाए, मतलब ये एशिया की भी तो कोई कंट्री उसमें शामिल की जानी चाहिए। रूस कहाँ है? एशिया। ना तो रसिया, ना तो यूरोप में है, ना तो एशिया में है, दोनों के बीच में फंसा हुआ है। ठीक, ये दोनों के बीच में तो कंप्लीटेड जो एशिया है तो चाइना या तो इंडिया है। इंडिया से उसी समय ये रिक्वेस्ट की गई, इन देशों ने रिक्वेस्ट किया कि आप वीटो पावर ले लीजिए। क्योंकि भारत इन देशों में से किसी ग्रुप में शामिल होना नहीं चाहता था। हम बहुत जल्दी स्वतंत्र हुए थे, तो हम इस पूरे पचड़े में नेहरू जी इस मामले में मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलती कर गए। वो तो बहुत, ये अलग बात है कि वो बहुत बड़े ब्रिटिश नीति के जानकार थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फॉल्ट की। लिया तो लिया नहीं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी कोल्ड वार की पॉलिटिक्स में चूंकि अमेरिका उस समय डोमिनेट कर रहा था, चल रही थी कोल्ड वार पॉलिटिक्स, अगर ये लेते तो अमेरिका तुरंत इनका सपोर्ट करना शुरू कर देता। क्यों? क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी थी जी। और वो चाहता क्या था? लिबरल डेमोक्रेसी की स्थापना। हमने संसदीय व्यवस्था ली थी यूनाइटेड किंगडम से, उसी से वो भी प्रभावित था। तो वो चाहता था कि अमेरिका को, उसको भारत को हम क्या दे दे? वीटो पावर, ताकि अब भारत हमारा बन जाए। और अगर उस समय हम ले लेते तो ये अलग बात है कि मैं अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ जाता, लेकिन हमारे पास आज वीटो पावर होता। लेकिन उसमें नेहरू जी गलती कर गए। खैर, उनकी थिंकिंग वो एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला रहे थे, इसलिए उन्होंने नहीं माना। उन्होंने वीटो पावर नहीं लिया तो ठीक था। गलती ये नहीं कि नहीं लिया, गलती ये कि तुरंत सजेस्ट कर दिया कि चाइना को दे दो। जानते हो क्या बोले? इनसे क्या कहने लगे कि एशिया का कोई देश तो होना चाहिए।
तो इन्होंने कहा देखो हम B2C तो हमको लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये दे दीजिए चाइना को, जिसको वो देश ही नहीं मानते, वो कहे इसको दे दीजिए। अब बताओ, एक तो मामला, एक तो करो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो मगर में एक तो उसका देश क्रिएट कर रहे हैं, और एक दूसरा ये है कि उसको वीटो पावर भी दिलवा दे रहे हैं। इमेजिन आप कीजिए, जो नंबर 1 की बात है, यहाँ पर ये सब देना न देना तो अलग की बात थी, ये सब कहे क्यों रहे थे? क्योंकि इस समय भारत रसा के क्लोज था, भारत रसा के क्लोज था, हमारे यहाँ पंचकोशीय योजना चल रही थी, तो हम जितना रसा के क्लोज जाएंगे तो चाइना इसी विचारधारा पे चल रहा है, तो इनसे भी हमारे कॉम्पिटिटिव रिलेशन बने। तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हमने दिया, पंचशील के सिद्धांत अपनाए। 1962 में जाकर के तो हमको पता चला कि चीन तो हमारा दुश्मन है, तब तक सब मामला खराब हो चुका था, तब तक तो वीटो जा चुका था। किसके पास आ गया था वीटो? नहीं, ताइवान के पास में। और जब इसके पास एक बार आ गया तो अब तो आपके पास आना ही नहीं तब तो अब आपके पास आने नहीं है, तो भविष्य में क्या होगा? यही है, ठीक है, वो मतलब वो चला जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो धीरे 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 1967-66 के आसपास आते आते जब कोल्ड वॉर धीरे धीरे खत्म होने लगा, कम होना शुरू हुआ, जिसको हम कहते हैं शांतिपूर्ण सहस्तित्व जब आना शुरू हुआ, तब जाकर के चाइना के पास वीटो शिफ्ट हुआ है। तब चाइना को एज ए देश इन्होंने अपनाया है, तो इसमें पूरा विश्व पिस रहा था। पता चल रहा है कि देश को ये और एक गौरतलब बात हम आपको बता दें। अब यहीं पर एक चीज और देख लीजिए, इसी समय यहाँ एक कंट्री आप देख रहे हैं, वियतनाम, जैसे आपका हो गया कंबोडिया, ये हो गया थाईलैंड, ये हो गया लाओस, इसी में यहीं पे आसपास है ब्रुनोई हो गया, ये मलेशिया हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया। तो ये सब जो देश हैं, फिलीपींस हो गया, ये सब देश किसमें शामिल हो गए थे? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो वो कॉर्पोरेशन बना था, जिसको हम कहते हैं आसियान कंट्रीज, तो ये तो इसमें सब में शामिल थे। इसी बगल में देखिए ये वाला देश है जिसका नाम है वियतनाम, एकदम जस्ट बगल में। किसके क्लोज है ये टेक्निकली? चाइना नहीं बेटा, ये क्लोज है अमेरिका के, जैसे घुमाओगे ना लोग तो इनके क्लोज आ गया। तो ये चाह रहे थे कि जब ये सब देश हमारा कहाँ मान गए हैं तो ये भी मान जाए, ये वियतनाम का है तो छोड़ा हुआ है। इसी विश्व युद्ध की राजनीति में, शीत युद्ध की राजनीति में एक तरफ रसिया इसका साथ दे रहा था और अमेरिका ने उठा करके इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, वियतनाम के ऊपर। वियतनाम के ऊपर इन्होंने आक्रमण कर दिया। वियतनाम चूंकि किसको मानता था? कम्युनिस्ट विचारधारा को मानता था, इसीलिए अमेरिका ने उसके ऊपर कर दिया आक्रमण कि तुम्हारी विचारधारा हम बदल के मानेंगे। झगड़ा होना शुरू हुआ। अमेरिका की जो थू यहाँ पर हुई है, ये पूरे कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का एक अंग है। जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वियतनाम युद्ध को भी डिस्क्राइब करिएगा। तो जब आई 1950 के बाद में हुआ था, अब ये पता चला कि अमेरिका इनसे लड़ रहा है, मतलब तमाम सारी बमबारियां और तमाम सारी चीजें, इन लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पर स्थिति खराब होना शुरू हुई। वियतनाम कुछ दिन तक तो पैसिव रेजिस्टेंस करता रहा, बेचारा प्रतिरोध किया। अमेरिका का दिक्कत ये थी कि थोड़ा दूर पड़ता था, संसाधन लाद के लाएं तो यहाँ बम फेंकें फिर जाएं, स्थिति खराब। ये लोग बेचारे जब इनकी स्थिति खराब हो गई कि अब हम लड़ नहीं पाएंगे अमेरिका से, बस इन्होंने सरेंडर नहीं किया। ये लोग अपनी आन बान शान पे आ गए कि देश के लिए चाहे जान चली जाएगी चाहे रह जाएगी। पूरा देश हो गया गोल, सारा खाना पानी बटोर करके जाकर के जंगलों में इकट्ठा हो गए। और इन्होंने, चूंकि ये सब आदिवासी थे, इन्होंने बड़े बड़े बांस में रस्सियां बांध करके धनुष बनाया, ठीक, और फिर यहीं से निशाना मार करके, जैसे उनका मान लीजिए कि वो हवाई जहाज आ रहा है तो उसी पे लगाए और झप से धनुष मार दिए, गिर गए। तो अमेरिका की जो हाल हुई है, मतलब दुर्दशा हो गई युद्ध पर, वहां आलोचना होना शुरू हो गई कि ये सब क्या कर रहे हैं, हमको शांतिपूर्ण अस्तित्व की बात करनी चाहिए। असल में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की जो खात्मे का जो योगदान जाता है, उसमें बहुत हद तक वियतनाम का योगदान है, क्योंकि तो इनको इस तरीके से मजा चखाया। अच्छा, ये लोग पूछ भी रहे थे, जैसे अमेरिकन पॉलिटिक्स में लोगों ने ये पूछना शुरू किया कि तुमको मिल क्या रहा है, तो क्या मिल रहा है? अरे विचारधारा जितवा करके कर ही क्या लोगे, कौन सी तुम्हारी विचारधारा है? विचारधारा तो जिन विचारकों ने दी है उनकी है। कोई आदमी ओपन आइडियोलॉजी को मान रहा है, नहीं मान रहा है, स्वतंत्रता को मान रहा है, नहीं मान रहा है, डेमोक्रेसी को नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है, हम ठेकेदार हैं क्या विश्व के? आप अपना काम कीजिए। तो जब थू हुई तब जाकर के ये हुआ कि अमेरिका भी थोड़ा थोड़ा कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स से भागना शुरू हुआ। और वो एक तरफ रसिया भी काफी उसकी हर जगह, क्योंकि धीरे धीरे उनकी इकॉनमी कमजोर पड़ती चली जा रही थी। कि जिन देशों को साथ लेकर के चल रहे हो, जैसे परिवार में आदमी जो सबसे ज्यादा समस्या क्या होगा, बड़ा परिवार होगा समस्या होगी, छोटा परिवार समस्या होगा बड़ा।
तो इतना बड़ा परिवार लेकर के चलोगे, कम्युनिस्टों को सबकी अपनी समस्या, किसी कोई पकड़ के दो झापड़ मार दिया तो आप जिम्मेदार चाहिए बचाइए। तो इस तरह रसिया भी टेंशन में, तो इन लोगों ने कहा कि देखो ये सब करो खत्म, इसमें अल्टीमेटली हम ही लोगों का नुकसान हो रहा है, पैसा लोग खा रहे हैं, सब देश कर रहे हैं मौज, हम लोग होते जा रहे हैं बर्बाद। तो धीरे धीरे शांतिपूर्ण अस्तित्व जिसको हम कहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की ओर बढ़ने लगे, जिसी को नाम देगा डिटांच, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम थोड़ा कुछ फैक्चुअल बातें करेंगे, बाकी आज की क्लास में इतना है। मेरे क्वेश्चन